नमस्कार, इनफोकस आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज 7वीं यूनिट को, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण। इसमें हम बात करेंगे बस्तियों के बारे में, परिवहन एवं संचार के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करंट अफेयर के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मानव बस्तियों का किस प्रकार से गुणगान करते हुए चल रहा है कौन, एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं बस्तियां क्या है वह बताते हुए हमें दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी। तो कहता है कि बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। साथ में यह भी बात करने का प्रयास कर रहा है कि पुराने समय में जो मनुष्य हैं वह किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसके बारे में देखिए क्या कहता है। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। यानी पुराने जमाने में हमें देखने को मिलता था कि जो मनुष्य होते थे वह कहीं ना कहीं पलायन कर जाते थे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते थे। क्योंकि उनके जो खाने का जो सिस्टम था वह स्थायी नहीं था, वह कहीं कहीं खोज कर खाते पीते थे। अब जब उनको फसल उगाना आ गया तो वह कहीं ना कहीं अपने लिए एक स्थायी घर बनाना प्रारंभ कर देते हैं। और वही हमें एनसीईआरटी दिखाता है कि तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना जो है वह जरूरी हो गया। बस्तियों का जो विकास हुआ वह नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पे जो है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता था, साथ में उपजाऊ भूमि मिल जाती थी। और इसके साथ साथ हम देखें तो व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगे और एवं सभ्यता का जो विकास हुआ वह हमें देखने को आज के समय में आसानी से मिल जाता है। आज भी कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो ये बस्ती हैं पूरी तरह से सिचुएटेड नहीं होते हैं, कहीं पे भी स्थिर नहीं होते। कुछ इलाकों की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे आज भी वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी कहता है कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। अब बसाव स्थान क्या है आपको यह भी क्लियर हो गया, आप इसको पॉइंट कर लीजिएगा। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे हम बसाव स्थान कहते हैं। अब आदर्श बसाव स्थान के लिए जो हमें किन बातों का ध्यान देना होगा, देखिए अगर आदर्श बसाव स्थान का जो हम चयन करेंगे तो प्राकृतिक जो दशाएं हैं वह क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे अनुकूल जलवायु हो, जलवायु की उपलब्धता अच्छी हो, उपयुक्त भूमि हो, साथ में उपजाऊ मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे, पॉइंट कीजिए क्या क्या, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, साथ में हम बात करेंगे उपजाऊ मिट्टी के बारे में भी। यानी इन चार बातों के लिए हम कह सकते हैं कि आदर्श बसाव स्थान के लिए यह जो चारों हमारे लिए प्राकृतिक दशाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ऋतु प्रवास क्या है। देखिए ऋतु प्रवास जो है, लोगों के मौसमी आवागमन को हम ऋतु प्रवास कहते हैं। किसे कहते हैं ऋतु प्रवास, तो लोगों के जो मौसमी आवागमन होते हैं उनको हम ऋतु प्रवास कह सकते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। अब यहीं पे आप समझ सकते हैं ऋतु प्रवास क्या है। तो वे आप यहाँ पे देखिएगा कि परिवर्तन के अनुसार, यानी मौसम जो परिवर्तन होता रहता है तो कहीं ना कहीं स्थान पे जो स्थायी निवासी होते हैं उन पे भी असर देखने को मिलता है और अपने भोजन की तलाश में, अपने जीव जंतुओं के भोजन के तलाश में वह कहीं ना कहीं पलायन कर लेते हैं, जहाँ पे अच्छी हमें चारागाह, अच्छे उनके भोजन की मात्रा देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं परिवहन के बारे में। परिवहन क्या है, तो देखिए सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग, यह हमारे चार परिवहन मार्ग हैं। अगर इसमें हम देखें तो भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यानी आप देख सकते हैं कि भारत में जो है वह स्वर्ण चतुर्भुजीय इलाकों के रूप में हम देख सकते हैं किसका, परिवहन मार्ग का। यानी कहता है दिल्ली, फिर कहाँ पे, मुंबई, कहाँ पे है मुंबई, फिर चेन्नई और उसके बाद कहता है कहाँ पे, कोलकाता। तो इस तरह से स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग हमें देखने को मिल जाता है।
अब यहीं पर हम देख लेते हैं सड़क मार्ग। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जो होते हैं उनको हम सड़क कहते हैं। साथ में यहीं पर बता रहा है कि सड़क जो है पक्की एवं कच्ची हो सकती है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या कहें सबवे कहते हैं। जिस प्रकार से हम गेम में देखते हैं, सबवे सर्फ नाम का एक गेम है, उसमें कोई एक लड़का या आदमी आप कह सकते हैं जो कि रेल की पटरियों पे दौड़ता रहता है, उसी तरह से यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। भूमिगत मार्ग जो है उसे हम सबवे कह सकते हैं। फ्लाईओवर जो है उत्थित संचारों के ऊपर बनाए जाते हैं, यानी आप देखेंगे फ्लाईओवर कहाँ होते हैं, सड़कों के ऊपर से हमें फ्लाईओवर देखने को मिल जाते हैं। अगर अब बात करें रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग क्या है, तो भारतीय रेल मार्गों का जाल जो है भली भांति विकसित है। यह एशिया का सबसे बड़ी रेल मार्ग हमें देखने को मिलता है, यानी भारतीय जो रेल मार्ग है वह एशिया का सबसे बड़ी रेल मार्ग देखने को मिलता है। अब यहीं पे हमें बताया था कि क्या आप जानते हैं, पॉइंट कीजिएगा। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्री सतह से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। इसको पॉइंट कर लीजिएगा, जिसकी सबसे ऊंची बिंदु जो है वह समुद्र तल से 5072 मीटर पे देखने को हमें मिलता है। इसी में हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसको पॉइंट कीजिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ट्रांस साइबेरियन। आप देखेंगे रूस का जो मैप है, आप ओपन करिए तो वहां पे आपको दिखाई देगा, यहाँ कुछ इस कोने पे, यानी पूरी एशिया को कवर करते हुए यह रूस की जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसमें हमें देखने को आसानी से मिल जाता है क्या, कि यह जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग हमें देखने को मिलता है विश्व का, जो पश्चिम रूट में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित क्या है, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है और यहाँ पे हमारा क्या है, व्लादिवोस्टोक। क्या है, व्लादिवोस्टोक। तो इस तरह से सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक की जो दूरी है वह आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी रेल मार्ग के रूप में हम देखते हैं। अब बात कर ले यहीं पे जल मार्ग। तो जल मार्ग क्या है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए मार्ग का उपयोग करते हैं। यह जो है सस्ता भी होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अंतर्देशीय और दूसरा है समुद्र जल मार्ग। अब इसको समझिए, जो अंतर्देशीय है वह हम देखते हैं नदियों एवं झीलों का उपयोग करते हुए, जो है जो जहाजें नदियों एवं झीलों का उपयोग करते हुए अपने किसी भी काम का उपयोग करें तो वह अंतर्देशीय मार्ग हमें या जल मार्ग कहलाएगा। और समुद्री जो जल मार्ग होते हैं वह हमें दिखाई देता है कि एक देश से दूसरे देश जो है व्यापारिक माल को पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर हम देखें इसमें समुद्री जल मार्ग जो है तो आप देख सकते हैं, कहें सिंगापुर में हुआ जो सबसे अधिक बंदरगाह या जल मार्ग कह सकते हैं आप, और मुंबई में आप कह सकते हैं जल मार्ग है, फिर लंदन में है, फिर न्यूयॉर्क में है। इस तरह से आप एक तरह से पूरी जाल को देख सकते हैं, किसकी, जल मार्ग की। अगर आप मैप ओपन करिए, चलिए आप मैप ओपन करिए या फिर छोड़िए, आप स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका। चलिए उत्तरी अमेरिका में आप देखिए तो आपको दिखेगा विनिपेग है, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, वास्टन है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, मेक्सिको सिटी है, बरमूडा है। इस तरह से हमें जाल दिखाई देता है, किसका, जल मार्ग का, समुद्री जल मार्ग का। आप इन बातों को नोट करिएगा, इन देशों को आप देख लीजिएगा प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को देखते हुए चलिए। तो चलिए, आप अगर दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, दक्षिण अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्यूटो है, लीमा है, ब्राजीलिया है, रियो डी जेनेरियो है, सेंट पोलो है। यह जो है हमारे समुद्री मार्ग हमें दिखाई दे देता है। अगर हम यहीं पे बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें दिखाई देता है पर्थ, डरबन, सिडनी, इस तरह के हमें जो है जलमार्ग देखने को मिलते हैं। अगर यहीं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमें दिखाई देता है आदिस अबाबा, काहिरा, जिब्राल्टर, नैरोबी, हरारे, केप टाउन, डरबन, इस तरह के हमें जलमार्ग देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखेंगे एशिया में तो एशिया में आपको मुंबई, कोलकाता, फिर शिकागो,
आपको इस तरह से बहुत सारे नदियों के रूप में और साथ में हमें समुद्री जलमार्ग के रूप में हमें देखने को मिल जाएंगे। आज हमारा जो सेशन है वह यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।